10 ऐसे नेता जो पहले नरेंद्र मोदी जी के बहुत बड़े आलोचक थे, लेकिन आज वही नेता उनके प्रशंसक बन चुके हैं। आखिर क्यों और कैसे, यही मैं आपको बताने वाला हूँ। नंबर 10 पर आते हैं जीतन राम मांझी जी। बिहार की राजनीति के ऐसे सितारे जो कब किस नाव पर सवार हो जाएं, कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता। एक वक्त था जब जीतन राम मांझी जी नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार पर दलित विरोधी होने के तीखे तीर चलाते थे। जनसभाओं में खड़े होकर कहते थे कि केंद्र सरकार सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपतियों की जेबें भर रही है। लेकिन राजनीति में मौसम बदलते देर नहीं लगती। जैसे ही 2024 के चुनाव नजदीक आए, मांझी जी को अचानक नरेंद्र मोदी जी की नीतियों में रामराज्य नजर आने लगा। फिर क्या था, कल तक जो आलोचक थे वो रातों रात सबसे बड़ा प्रशंसक बन गए। मांझी जी ने साफ साफ कह दिया कि गरीबों को मुफ्त राशन, आवास योजना और आयुष्मान कार्ड देने वाला नरेंद्र मोदी जी जैसा नेता देश में दूसरा कोई नहीं है। इसे कहते हैं हवा का रुख देखकर पाल बांधना। क्रिकेट भी रंग बदलने में सोचता होगा, लेकिन हमारी राजनीति में तो चुटकी बजाते ही दुश्मन से भाई बना लिया जाता है। मांझी जी ने साबित कर दिया है कि सत्ता की मलाई के सामने पुराने बयान तो बस धुएं की तरह उड़ जाते हैं। रुकिए, अभी तो गिनती शुरू हुई है। नंबर 9 का नाम सुनकर तो आपके कान खड़े हो जाएंगे। वो ऐसा नेता है जिसकी पढ़ाई लिखाई और अंग्रेजी सुनकर बड़े बड़े हैरान रह जाते थे। नंबर 9 पर आते हैं मिलिंद देवड़ा जी। साउथ मुंबई के हाई प्रोफाइल नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री और कभी कांग्रेस के सबसे चमकते हुए युवा चेहरों में से एक। जब तक कांग्रेस में थे तब तक नरेंद्र मोदी जी की विदेश नीति, इकोनॉमिक मॉडल और डिजिटल इंडिया की धज्जियां उड़ाने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। टीवी पर बैठकर बड़ी बड़ी बातें कहते थे कि मोदी सरकार देश की अर्थव्यवस्था को डुबा रही है। लेकिन 2024 के चुनाव से ठीक पहले अचानक मिलिंद देवड़ा जी को मोक्ष प्राप्त हो गया। उन्होंने झटके में कांग्रेस का हाथ छोड़ा और एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना के जरिए एनडीए के जहाज में सवार हो गए। जहाज में चढ़ते ही मिलिंद देवड़ा जी के सुर ऐसे बदले कि तानसेन भी शर्मा जाए। उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को भारत का सबसे विजनरी लीडर घोषित कर दिया। बोले कि मुंबई का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और देश का जो डिजिटल रेवोल्यूशन है, वो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की मजबूत इच्छा शक्ति के कारण ही संभव हुआ है। इसे कहते हैं 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। जो नीतियां कल तक देश को पीछे धकेल रही थीं, वही नीतियां आज मिलिंद देवड़ा जी को भारत का भविष्य नजर आने लगी। लेकिन ठहरिए, साउथ मुंबई से सीधा दक्षिण भारत चलते हैं, जहां का एक सुपरस्टार नेता राजनीति का ऐसा क्लाइमैक्स लेकर आया जिसे देखकर पूरी फिल्म ही पलट गई। नंबर 8 पर आते हैं पवन कल्याण जी। साउथ के पावर स्टार और जनसेना पार्टी के सुप्रीमो। 2014 में तो इन्होंने नरेंद्र मोदी जी का समर्थन किया था, लेकिन 2018 आते आते इनकी रील और रियल लाइफ दोनों में भयानक ट्विस्ट आ गया। आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा न मिलने पर पवन कल्याण जी इतने भड़क गए कि इन्होंने नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। रैलियों में माइक पकड़कर ऐसी दहाड़ मारते थे जैसे सामने विलेन खड़ा हो। कहते थे कि केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश की जनता के पीठ में छुरा घोंपा है। 2019 के चुनावों में मोदी जी को पानी पी पी कर कोसा। लेकिन राजनीति की स्क्रिप्ट तो किसी साउथ की फिल्म से भी ज्यादा सस्पेंस से भरी होती है। 2020 के बाद पवन कल्याण जी का दिल फिर से लगने लगा और 2024 के चुनाव आते आते वो वापस नरेंद्र मोदी जी के चरणों में पहुंच गए। आज पवन कल्याण जी मंच से चीख चीख कर कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी सिर्फ एक प्रधानमंत्री नहीं, बल्कि सनातन धर्म और राष्ट्र की सुरक्षा के सबसे बड़े रक्षक हैं। जो कल तक विलेन थे, आज वो देश के आइकॉनिक लीडर बन चुके हैं। ऐसे कहते हैं राजनीति का असली मास एंट्री। अगर आपको लग रहा है कि यह ट्विस्ट बड़ा था, तो नंबर 7 का नाम सुनिए, जहां रात को दुश्मनी होती है और सुबह सुबह शपथ ग्रहण हो जाता है। नंबर 7 पर आते हैं अजित पवार जी। महाराष्ट्र राजनीति के वो खिलाड़ी जिनकी एंट्री से अच्छे अच्छे पॉलिटिकल पंडितों के गणित फेल हो जाते हैं। महाविकास अघाड़ी सरकार में रहते हुए अजित पवार जी हर दूसरे दिन नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी पर सेंट्रल एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाते थे। कहते थे कि दिल्ली की सरकार देश के लोकतंत्र को खत्म कर रही है और क्षेत्रीय पार्टियों को कुचलना चाहती है। लेकिन फिर आया जुलाई 2023 का वो ऐतिहासिक मोड़। दादा ने ऐसा पैंतरा मारा कि चाचा शरद पवार जी भी देखते रह गए। अपनी पार्टी तोड़ी और सीधे बीजेपी शिवसेना सरकार में डिप्टी सीएम बन गए। कुर्सी पर बैठते ही अजित पवार जी को अचानक एहसास हुआ कि अरे, देश तो नरेंद्र मोदी जी जैसा ही ताकतवर और फैसला लेने वाला नेता होना चाहिए। देश को तो नरेंद्र मोदी जी जैसा ही ताकतवर और फैसला लेने वाला नेता चाहिए।
उन्होंने बयान दिया कि मोदी जी के काम करने की जो रफ्तार है उसका पूरे विपक्ष में कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता। कल तक जो ईडी और सीबीआई का डर जता रहे थे, आज वही मोदी जी के विकास मॉडल के कसीदे पढ़ रहे हैं। इसे कहते हैं रात गई बात गई और कुर्सी आई तो दुश्मनी भूल गई। लेकिन रुकिए, आगे जो नंबर 6 पर आने वाले हैं, उन्होंने तो गणित का ऐसा फॉर्मूला दिया था कि पूरी कांग्रेस ताली बजाती थी और आज वो बीजेपी के सुर में सुर मिला रही है। नंबर 6 पर आते हैं गौरव बल्लभ जी, कांग्रेस के वो स्टार प्रवक्ता जिनकी गणितीय गणना देखकर टीवी एंकर भी पसीने छोड़ने लगते थे। 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था हो या महंगाई का आंकड़ा, गौरव बल्लभ जी टीवी डिबेट्स में नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार के पसीने छुड़ाने के लिए जाने जाते थे। मोदी जी को गणित नहीं आता, मोदी सरकार इकोनॉमी तबाह कर रही है, ऐसे ऐसे जुमले उछालकर वो रोज कांग्रेस के हीरो बनते थे। लेकिन अप्रैल 2024 में हवा का रुख बदला और गौरव बल्लभ जी ने कांग्रेस को अलविदा कहकर बीजेपी का दुपट्टा ओढ़ लिया। पार्टी बदलते ही उनके गणित का फॉर्मूला भी बदल गया। अब गौरव बल्लभ जी कहने लगे कि कांग्रेस तो एंटी सनातन और एंटी वेल्थ क्रिएटर्स बन चुकी है, जबकि नरेंद्र मोदी जी का इकोनॉमिक विजन और सनातन परंपरा का सम्मान ही भारत को विश्व गुरु बना सकता है। जो नीतियां कल तक देश को गड्ढे में ढकेल रही थीं, वही नीतियां अचानक देश को 10वें नंबर से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बनाने वाला चमत्कार नजर आने लगी। इसे कहते हैं बहती गंगा में हाथ धोना और अपनी सुविधा के हिसाब से गणित बदल लेना। अभी तो कहानी में और भी मोड़ बाकी है। नंबर 5 पर एक ऐसा युवा नेता है जिसने कभी गुजरात की सड़कों पर मोदी सरकार की ईंट से ईंट बजा दी थी। नंबर 5 पर आते हैं हार्दिक पटेल जी। 2015 का वो पाटीदार आंदोलन याद है ना? सड़कों पर लाखों की भीड़, उग्र भाषण और निशाने पर सिर्फ एक नाम, नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी। हार्दिक पटेल जी रातों रात गुजरात राजनीति के सबसे बड़े एंटी मोदी पोस्टर बॉय बन गए थे। उन्होंने कसम खाई थी कि वो कभी बीजेपी के सामने नहीं झुकेंगे। इसके बाद वो कांग्रेस में शामिल हुए, गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बने और नरेंद्र मोदी जी पर व्यक्तिगत हमले करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। उन्हें तानाशाह तक कह डाला। लेकिन कहते हैं ना कि राजनीति में कसम और वादे सिर्फ तोड़ने के लिए ही बनते हैं। 2022 के गुजरात विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हार्दिक पटेल जी का हृदय परिवर्तन हो गया। उन्होंने कांग्रेस को दिशाहीन बताया और झट से बीजेपी का कमल थाम लिया। कमल हाथ में आते ही हार्दिक पटेल जी ने कहना शुरू कर दिया कि नरेंद्र मोदी जी तो भारत के गौरव हैं। धारा 370 हटाना हो या अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, मोदी जी ने जो ऐतिहासिक काम किए हैं उसने उनका दिल जीत लिया है। कल तक जो तानाशाह थे, आज वो देशभक्त शिरोमणि बन गए। वाह, इसे कहते हैं थूक कर चाटना। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। नंबर 4 पर तो एक ऐसा नेता है जो आज बीजेपी का सबसे बड़ा फायर ब्रांड नेता है, लेकिन कभी कांग्रेस का हनुमान हुआ करता था। नंबर 4 पर आते हैं हेमंता बिस्वा शर्मा जी, आज असम के मुख्यमंत्री और बीजेपी के सबसे तीखे तर्रार नेता। लेकिन एक दौर था जब हेमंता बिस्वा शर्मा जी असम कांग्रेस के सबसे बड़े राजनीतिकार थे। उस वक्त वो नरेंद्र मोदी जी और आरएसएस के खिलाफ जहर उगलने में कभी पीछे नहीं रहते थे। भाषणों में मोदी जी के गुजरात मॉडल को ढकोसला बताते थे और बीजेपी को नफरत फैलाने वाली पार्टी कहते थे। लेकिन 2015 में जब कांग्रेस हाईकमान राहुल गांधी जी ने उनकी बात नहीं सुनी, तो हेमंता जी ने अपना बोरिया बिस्तर समेटा और सीधे बीजेपी के पाले में आ गिरे। फिर क्या था, ऐसा सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ कि हेमंता बिस्वा शर्मा जी नरेंद्र मोदी जी के सबसे बड़े पैरोकार बन गए। आज हेमंता जी कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट को अगर किसी ने असली पहचान और विकास दिया है तो वो सिर्फ नरेंद्र मोदी जी हैं। एक्स ईस्ट पॉलिसी से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर की क्रांति तक हेमंता जी हर बात का श्रेय मोदी जी को ही देते हैं। कल तक जो आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा को पानी पी पी कर कोसते थे, आज वही देश में हिंदुत्व और मोदी मैजिक के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं। इसे कहते हैं जिस थाली में खाना उसी में छेद करने के बाद नई थाली सजा लेना। लेकिन जरा ठहरिए, नंबर 3 पर तो सिंधिया राजघराने का वो वारिस है जिसकी आवाज में कभी संसद गूंजती थी। नंबर 3 पर आते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, ग्वालियर राजघराने के चश्म और चिराग और कभी राहुल गांधी जी के सबसे करीबी दोस्तों में शुमार। लोकसभा में जब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी बोलते थे तो नरेंद्र मोदी जी और उनकी पूरी कैबिनेट को आड़े हाथों लेते थे। नोटबंदी हो, जीएसटी हो या फिर राफेल का मुद्दा, सिंधिया जी की कड़क आवाज में मोदी सरकार की कमियां गिनाई जाती थी। उन्होंने मोदी सरकार को किसान विरोधी और उद्योगपतियों की सरकार तक का टैग दे दिया था।
लेकिन मार्च 2020 में मध्य प्रदेश कांग्रेस का अंदरूनी ड्रामा चरम पर पहुंचा और महाराज ने ऐसा दांव खेला कि कमलनाथ जी की सरकार ताश के पत्तों की तरह ढह गई। सिंधिया जी अपने समर्थक विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए और मोदी कैबिनेट में नागरिक उड्डयन मंत्री बन गए। मंत्री बनते ही महाराज ने बोल दिया। महाराज के बोल पूरी तरह बदल गए। अब सिंधिया जी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के पास 21वीं सदी के भारत का सबसे मजबूत विजन है। उनकी लीडरशिप में भारत की एविएशन इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर नई ऊंचाइयों को छू रहा है। जो नीतियां कल तक देश को बर्बाद कर रही थीं, वही नीतियां आज सिंधिया जी की नजरों में मास्टर स्ट्रोक बन चुकी हैं। इसे कहते हैं वक्त बदलते ही वफादारी बदल जाना। अब वक्त है टॉप 2 का, जहां नेता एक दिन दिल्ली में धरना देता है और दूसरे दिन मोदी जी की तारीफ में कसीदे पढ़ता है। नंबर 2 पर आते हैं एन चंद्रबाबू नायडू जी, आंध्र प्रदेश के कद्दावर नेता और तेलुगु देशम पार्टी के सर्वेसर्वा। 2014 में एनडीए के साथी थे, लेकिन 2018 में स्पेशल स्टेट्स के मुद्दे पर ऐसा बवाल हुआ कि नायडू जी ने न सिर्फ गठबंधन तोड़ा बल्कि नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। 2019 के चुनावों में चंद्रबाबू नायडू जी ने पूरे देश में घूम घूम कर मोदी विरोधी मोर्चे की अगुवाई की। दिल्ली में आंध्र भवन के बाहर एक दिन का उपवास रखा, मोदी जी को ब्लफ मास्टर और देश के लिए खतरा तक कह डाला। ऐसा लगता था जैसे अब ये दोनों कभी एक मंच पर साथ नहीं आ सकते। लेकिन भाई साहब, यह भारतीय राजनीति है, यहाँ सिद्धांतों से बड़ा सिचुएशन होता है। 2024 के चुनाव आए, आंध्र में अपनी सत्ता वापस पाने के लिए नायडू जी ने पुराने सारे गिले शिकवे चुटकी में भुला दिए और फिर से एनडीए के झंडे तले आ गए। अब नायडू जी मंच से दहाड़ते हैं कि विकसित भारत 2047 का सपना सिर्फ नरेंद्र मोदी जी ही पूरा कर सकते हैं। वो मोदी जी को ग्लोबल लीडर और इकोनॉमिक जीनियस बताने में एक सेकंड की भी देरी नहीं करते। जो नेता कल तक मोदी जी को हटाने के लिए देश भर में विपक्ष को एकजुट कर रहा था, आज वही उनकी सरकार का सबसे मजबूत स्तंभ बना बैठा है। इसे कहते हैं राजनीति में ना कोई स्थायी दोस्त होता है, ना स्थायी दुश्मन, बस स्थायी होती है तो कुर्सी। अब बारी है उस नंबर 1 किंग की, जिसने पलटी मारने के मामले में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रखा है। नंबर 1 पर आते हैं नीतीश कुमार जी, द वन एंड ओनली सुशासन बाबू यानी नीतीश कुमार जी। अगर राजनीति में यू टर्न लेने का कोई ऑस्कर अवार्ड होता ना, तो वो सालों साल नीतीश कुमार जी के ही नाम रहता। 2013 का वो दौर याद कीजिए जब नरेंद्र मोदी जी को बीजेपी का पीएम उम्मीदवार बनाया गया था। नीतीश कुमार जी ने 17 साल पुराना एनडीए का रिश्ता एक झटके में तोड़ दिया था। उन्होंने साफ कहा था कि मोदी जी का चेहरा सेक्युलर नहीं है और वो उनके नेतृत्व में काम नहीं कर सकते। इसके बाद 2015 में लालू जी के साथ मिलकर महागठबंधन बनाया और संघ मुक्त भारत का नारा दिया, लेकिन 2017 में फिर पलटी मारी और मोदी जी की शरण में आ गए। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 2022 में फिर मूड बदला, एनडीए छोड़ा और तेजस्वी के साथ सरकार बना ली। तब नीतीश जी ने दहाड़ मारकर कहा था कि मैं जाना पसंद करूंगा, लेकिन बीजेपी के साथ दोबारा नहीं चाहूंगा। लेकिन जनवरी 2024 आते आते वो कसम हवा हवाई हो गई। नीतीश कुमार जी ने एक बार फिर ऐतिहासिक गोता लगाया कि सीधे नरेंद्र मोदी जी की गोदी में जा बैठ गए। आज नीतीश कुमार जी रैलियों में हाथ जोड़कर मोदी जी से कहते हैं कि अब हम कभी नहीं जाएंगे, अब हमेशा आपके साथ ही रहेंगे। जिस नेता के नाम पर कभी गठबंधन तोड़ दिया था, आज उन्हीं नरेंद्र मोदी जी के सुशासन, विजन और विकास मॉडल की तारीफ करते नीतीश जी थकते नहीं हैं। उसे कहते हैं थाली का वो बैगन जो जिधर वजन देखता है उधर ही लुढ़क जाता है।